हेलो गाइस, माय नेम इज़ नीलम मिश्रा। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्निंग। तो हम लोग यूनिट जो फर्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की, उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। ये पार्ट है थर्ड, और अगर आपने इससे पहले दो पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पहले उन वीडियोज़ को देखिए। दोनों पार्ट में 30 क्वेश्चन करवाए गए हैं और जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो सीरीज़ आ रही है, जो चल रही है अभी एमसीक्यूज़ की, ये यूज़फुल रहेगी यूजीसी नेट कॉमर्स के सब्जेक्ट्स वालों के लिए, और यूपीएचसीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बेसिकली कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट्स से हैं आप, जैसे पीजीटी कॉमर्स या अदर किसी कॉमर्स सब्जेक्ट में अगर ये यूनिट्स हैं तो ये आपके लिए आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? Option A, right to life and personal liberty. Option B, right to be protected. Option C, right to be assured. Option D, right to seek redressal. देखिए यहाँ पे मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया हुआ है, उसमें कौन सा राइट कंज्यूमर को नहीं प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली हम लोग को रीड करना है, कौन सा राइट नहीं है। तो देखिए, राइट टू बी प्रोटेक्टेड है, राइट टू बी एश्योर्ड है, राइट टू बी सीक रिड्रेसल है, और राइट टू सेफ्टी प्रोवाइड किया गया है, राइट टू चूज़ प्रोवाइड किया गया है, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस है। ठीक है, बट यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इन्होंने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं दी है। ठीक है, ये हमें पर्सनल लिबर्टी कैसे दे सकते हैं? ठीक, तो बाकी के राइट्स आप लोग याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टर्म कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट टू? जो CSR है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किससे रिलेट करता है? ऑप्शन ए, एथिकल कंडक्ट। ऑप्शन बी, environmental practice. Option C, community investment. Option D, all of the above. देखिए, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो कि किसी हर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे CSR में इंक्लूड किए जाते हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, now third question is, the method used for transferring complex technology is? Option A, turnkey key contract. Option B, licensing agreement. Option C, training of expert. Option D, none of these. देखिए, यहाँ पे कौन सा मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में? तो इसका आंसर है हमारा टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। वन सेकेंड, टर्न की जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बिज़नेस है, ठीक है, उसका पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो बिज़नेस को सेटअप करेंगे, उसको पूरा उसको ऑपरेट करेंगे और फिर उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये जो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये टर्न की का मतलब ये होता है मिनिमम एफर्ट, जिसमें हमें एफर्ट नहीं लगते। ठीक है, इसमें हमें सब कुछ किया कराया मिलता है। तो ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे बिल्ड, ओन्ड एंड डेवलप। इसमें बिल्ड करके, ओन करके और डेवलप करके ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को। बेसिकली टर्न की मीन्स की प्रोवाइड कर देना, डायरेक्ट चाबी हमारे हाथ में आ गई। ठीक है, फिर दूसरा टाइप है BOLT, यानी बिल्ड करना, ओन करना, लीज करना और फिर ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, फिर है बूट, यानी बिल्ड करना, ओन करना, ऑपरेट करना, फिर इसके बाद में ट्रांसफ़र करना, मतलब ऑपरेट करके, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है जो कि है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। अब नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, एथिक्स इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट? एथिक्स क्या क्रिएट करने में इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, ऑप्शन ए, वैल्यू एंड बिलीफ। ऑप्शन बी, इंटरेस्ट। ऑप्शन सी, एटीट्यूड। ऑप्शन डी, परसेप्शन। तो देखिए, एथिक्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में डालते हैं। एथिक्स हेल्प करते हैं कोई भी डिसीजन लेने में, हमारी वैल्यूज़ कैसी हैं, हमारी बिलीव्स क्या हैं, जो ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने में एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर, कि एथिक्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं हमारे वैल्यूज़ को, हमारी बिलीव को। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट? यानी कि यूनियन बजट को पार्लियामेंट में कौन पेश करता है? ठीक है,
तो ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज हियर फाइनेंस मिनिस्टर। हर साल जो एक बजट तैयार किया जाता है वो पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर of question number 5. Okay, now next is question 6. Which of the following trade policies limit specified quantity of goods to be imported at one tariff rate? इनमें से कौन सी ट्रेड पॉलिसी है जो कि लिमिट करती है कि आप इतने मतलब क्वांटिटी एक टैरिफ रेट में इतना ही क्वांटिटी आप मतलब इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ क्वांटिटी की बात आती है वहाँ पे है कोटा। तो सो राइट आंसर इज हियर क्वेश्चन नंबर ए, कोटा। Okay. Now question number 7th. In the two-factor Heckscher-Ohlin model, the two country differs in, यानी कि जो टू फैक्टर थ्योरी है जिसको हम हेक्शर-ओलिन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने क्या बोला है कि दो कंट्री किस चीज़ में अलग अलग होती है। तो ऑप्शन ए मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, ऑप्शन बी लेबर प्रोडक्टिविटीज़, ऑप्शन सी रिलेटिव अवेलेबिलिटीज़ ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन डी टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपने हेक्शर-ओलिन मॉडल नहीं पढ़ा है, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड थ्योरीज नहीं पढ़ी हैं, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं बनने वाला, क्योंकि जब आप थ्योरी को रीड करेंगे समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा उसके एज्यूम्शन और क्या कहा गया है उस थ्योरी में, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैं सबके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी इसमें, जो जो मैं बताती जाऊंगी कि इस पे वीडियोस बने हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाके उन्हें देखिए। अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला है, वो बनेगा ही बनेगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रिलेटिव अवेलेबिलिटीज़ ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो 7 का आंसर हो गया सी, यानी कि हेक्शर-ओलिन मॉडल का अगर आप एज्यूम्शन पढ़ेंगे उसमें ये कहा गया है कि दो कंट्रीज़ का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। वहाँ पे मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की बात नहीं की गई है, ठीक है। दो ही फैक्टर्स के बारे में बात की गई है, कैपिटल और लेबर के बारे में बात की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेशन कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज, कोई भी नेशन कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करती है। सम नेशन प्रेफर टू प्रोड्यूस वन थिंग वाइल अदर प्रोड्यूस अदर थिंग। क्या इसलिए कि एक कंट्री एक चीज़ बना रही है दूसरी कंट्री दूसरी चीज़ बना रही है। ऑप्शन बी रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ट्रेडिंग नेशन। क्या इसलिए कि जितने भी ट्रेडिंग नेशंस हैं उसमें रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं इसलिए। ऑप्शन सी सॉरी ट्रेड इन्हेंसेस अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट। क्या ये ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आते हैं कि आप प्रॉफिट जनरेट कर सकें, इसलिए कोई नेशन इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। ये ऑप्शन डी इंटरेस्ट रेट आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल ट्रेडिंग नेशन, कि इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो नहीं आइडेंटिफाई किए जाते। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। रिसोर्सेज हर कंट्री में हर नेशन में जियोग्राफिकल तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कह लीजिए या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी कह लीजिए, वो कंट्री टू कंट्री नेशन टू नेशन डिफ़र करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे किसी किसी कंट्री में कोई कमोडिटी ज़्यादा उपलब्ध होती है, किसी कंट्री में नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भगवान ने ही हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें दी हैं, तो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कुछ ना कुछ लेना पड़ता ही है, ठीक। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड किया गया अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू बी डेवलप्ड। देखिए पहली इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी कौन सी थी। तो ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म एडवांटेज, ऑप्शन बी द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, सॉरी ऑप्शन ए जो था द थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म था, ऑप्शन बी द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ऑप्शन सी द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ऑप्शन डी द हेक्शर-ओलिन थ्योरी। तो देखिए जो फर्स्ट सबसे पहले इंटरनेशनल थ्योरी आई है, इंटरनेशनल ट्रेड कह सकते हैं, वो था हमारा मर्केंटिलिज्म का, ठीक है। मर्केंटिलिज्म में क्या बताया गया था कि कोई भी कंट्री गोल्ड मतलब किसी भी कंट्री की अगर वेल्थ जाननी है तो उनकी गोल्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड हैपन। एडम स्मिथ ने एक इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी दी। उन्होंने क्या कहा, ये देखिए, ध्यान में देखिएगा। नेचुरली अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्स, बी अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब ट्रेड जो होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में कब होना चाहिए, जब मार्केट फोर्सेस हों या जब गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंतर्गत होना चाहिए, या यूजिंग फैक्टर दैट आर अवेलेबल, जो फैक्टर्स अवेलेबल हो उनके तहत होना चाहिए। व्हेन ओनली व्हेन अ कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, या जब किसी कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज हो तब वो ट्रेड करे दूसरी कंट्री के साथ में। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा था ये बताना है। अगर आपने एडम स्मिथ की इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप नहीं बता पाएंगे, और अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है राइट आंसर, ओनली व्हेन अ कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। देखिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थ्योरी थी वो दी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये बोला कि किसी कंट्री के पास जब एब्सोल्यूट एडवांटेज हो तो उसे उसी कमोडिटी में, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। उसी उसी कमोडिटी में ट्रेड करना चाहिए जब उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, वो राइस प्रोड्यूस कर रही है और वीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अगर उसे वीट वीट के प्रोडक्शन में ज़्यादा कॉस्ट आती है और राइस में कम आती है, ठीक है, तो उसे राइस का ट्रेड करना चाहिए दूसरी कंट्री के साथ में। मीन इसका मतलब है यहाँ पे कि जिसमें उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा वो उसी में ट्रेड करेगी, वो उसी कमोडिटी का एक्सपोर्ट करेगी। Now question number 11th, a national company becomes an MNC when it, देखिए एक नेशनल कंपनी MNC कब बनती है? तो ऑप्शन ए मेक्स अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी टेक्स आउट अ फॉरेन लोन, ऑप्शन सी इम्पोर्ट अ फॉरेन प्रोडक्ट, ऑप्शन डी एक्सपोर्ट अ फॉरेन प्रोडक्ट। क्या जब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है तब एमएनसी बन जाती है, या वो फॉरेन से लोन लेती है तब एमएनसी बनती है, या कोई फॉरेन प्रोडक्ट इंपोर्ट कर ले या कोई फॉरेन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर ले? तो एक नेशनल कंपनी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी कब बन जाती है? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, वन सेकेंड, ऑप्शन ए, जब कोई नेशनल कंपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है किसी दूसरी कंट्री में तो वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है, ठीक है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके से होता है, तो आप एफडीआई का वीडियो देखिए। एफडीआई के बारे में 3 पार्ट बनाए हुए हैं, जिसमें मीनिंग का पार्ट बनाया है, टाइप्स का पार्ट बनाया है। टाइप्स में तो कोई भी टाइप छोड़ा नहीं है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, फॉरवर्ड, अपवर्ड, इनवर्ड, सारे एफडीआई बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिए, और देखने के बाद एमसीक्यू ज़रूर किया करिए। एमसीक्यू करने से ही आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो एकदम क्लिस्टर क्लियर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, आगे देखते हैं। कंपनी दैट इन्वेस्ट इन अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंपनी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इंगेजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए कोई कंपनी जब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लेती है किसी फॉरेन कंपनी का, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है इसका आंसर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब एक मान लीजिए कंपनी है हम लोगों की भारत में, ठीक है, हमने किसी कंपनी को बांग्लादेश में, मान लीजिए कोई कंपनी को हमने मतलब किसी किसी कंपनी की कंट्रोलिंग राइट्स परचेज कर लिए या एक्वायर कर लिए, कैसे भी किए कर लिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ मार्क्सिज्म इज अदरवाइज कॉल्ड, देखिए मार्क्सिज्म, मार्क्सवादी आपने अगर पढ़ा होगा तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सोशलिज्म, ऑप्शन बी इकोनॉमिज्म, ऑप्शन सी कम्युनिज्म, ऑप्शन डी कैपिटलिज्म। देखिए मार्क्सिज्म जो है वो कहलाता है सोशलिज्म से रिलेटेड है, जो कि ये कहता है कि समाज में सबको इक्वालिटी की तरह से देखना चाहिए, ठीक है, मैं जहाँ तक जानती हूँ। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, बाय हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज अ फॉर्म रिड्यूस। देखिए जब कोई कंपनी या कोई बिजनेस अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करता है, या बिजनेस अलग अलग कंट्रीज़ में बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वो फर्म क्या रिड्यूस करता है? क्या क्रेडिट रिस्क वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है? अलग अलग कंट्रीज़ में बिजनेस करने से क्या क्रेडिट रिस्क रिड्यूस होता है? क्या पॉलिटिकल रिस्क रिड्यूस होता है?
कि फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस होता है कि बिजनेस रिस्क रिड्यूस होता है। तो देखिए जब भी हम अलग अलग कंट्रीज़ में बिजनेस करें अगर मान लीजिए, तो वहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क कम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? पॉलिटिकल रिस्क में क्या क्या आता है, जैसे गवर्नमेंट के डिसीजंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें। तो जब आप अलग अलग कंट्रीज़ में डील करेंगे तो वहाँ की जो हर हर कंट्री की जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट डिसीजन सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, OECD स्टैंड फॉर, OECD के यहाँ पे फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं चारों ऑप्शन में, उसमें आपको सही वाला देखना है और सही वाला बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। Now, question number 16. Subsidiaries consider the regional environment for policy or strategy formulation is known as. देखिए जो रीजनल इन्वायरमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, ऑप्शन बी रियोसेंट्रिक अप्रोच, ऑप्शन सी एथनोसेंट्रिक अप्रोच, ऑप्शन डी जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो देखिए जब यहाँ पे हम रीजनल इन्वायरमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो रीजियोसेंट्रिक अप्रोच की ही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी द होल्डिंग ऑफ अ कंट्रीज ट्रेजर primarily in the form of gold constituted its wealth, ठीक है। ऑप्शन ए गोल्ड थ्योरी, ऑप्शन बी रिकार्डो थ्योरी, ऑप्शन सी मर्केंटिलिज्म थ्योरी, ऑप्शन डी हेक्सर थ्योरी। देखिए मतलब किस थ्योरी में ये कहा गया है कि कंट्री का जो मतलब वेल्थ है वो गोल्ड से मान लीजिए नापा जाता है, गोल्ड से तोला जाता है, ठीक है। तो वो इसका मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा चुकी हूँ, इसका आंसर है मर्केंटिलिज्म। तो 17th का आंसर हो गया सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट इज गिवन बाय। जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी एफ डब्ल्यू टॉसिंग एंड ऑप्शन डी ओहलिन एंड हेक्सर। तो देखिए जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है, जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं या फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं, तो वो थ्योरी दी गई थी हेक्सर ओहलिन के द्वारा, ठीक है। एडम स्मिथ के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो थी हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ए से दोनों याद रखिएगा, ए फॉर एडम स्मिथ, ए फॉर एब्सोल्यूट एडवांटेज। और जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी थी वो हमारी डेविड रिकार्डो के द्वारा दी गई थी। ओके तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स इन द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। देखिए पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा इसमें से नहीं है? ऑप्शन ए बायर्स, ऑप्शन बी सप्लायर्स, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, ऑप्शन डी इंडस्ट्री रिवेलरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए जो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल दिए हुए हैं उसमें बायर्स आ जाता है, सप्लायर आ जाता है, इंडस्ट्री रिवेलरी आ जाता है, थ्रेट ऑफ एंट्री भी आता है और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर भी आता है, ठीक है। तो देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ। देखिए ये हमने ऑलरेडी देखा है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि बिल्ड करना, ऑपरेट करना और ट्रांसफ़र कर देना, ये किसका प्रिंसिपल है, ये किसके तहत आता है? ऑप्शन ए स्ट्रैटेजिक अलायंस, ऑप्शन बी टर्न की प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किसके तहत आता है? तो ये जो है ये टर्न की प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ओके अगर आप मेरा वीडियो मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस देखेंगे उसमें ये चारों ही चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज़ होली ओन सब्सिडरी कैन बी सेटअप। जो होली ओन सब्सिडरीज़ है वो सेटअप की जाती है, जिसमें नई सब्सिडरी ओपन की जाती है। तो क्या है? एज अ ग्रीन फील्ड वेंचर, ऑप्शन बी टू एक्वायर एन एग्जिस्टिंग फॉर्म, कि कोई फॉर्म है एग्जिस्ट कर रही है उसको एक्वायर कर लेना, टू हैव प्रोडक्ट मार्केट ओवरसीज़, कि अपने प्रोडक्ट को बाहर वो करना, मार्केट करना,
ऑप्शन डी टू हैव मैनेजमेंट इज़ ओवरसीज़, मतलब बाहर मैनेजमेंट की फैसिलिटी को प्राप्त करना। तो जो होली ओन सब्सिडीज़ हैं वो एज अ ग्रीन वेंचर में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। 21st का आंसर हो जाएगा ग्रीन फील्ड वेंचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, बाय हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज अ फर्म रिड्यूस। देखिए ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हो गया है, तो चलिए इसका आंसर है पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है पॉलिटिकल रिस्क, मतलब कई कंट्रीज़ में अगर हम बिज़नेस करते हैं तो उससे पॉलिटिकल रिस्क जो है हमारा वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम एक ही कंट्री की पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, बिकॉज वी हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23rd इज ए फर्म इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट देयर इन ए क्रिएशन ऑफ। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए एसेट सीकिंग एफडीआई, ऑप्शन बी बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई की, ऑप्शन सी फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई की, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटेड एफडीआई। देखिए ये सारे टाइप्स ऑफ एफडीआई से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, जिसमें कि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया बट इसमें डिस्ट्रीब्यूट का काम होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है। तो कोई एक है और बाकी के नहीं है। इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट से आप रिलेटिव रिलेशन करिए कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या इकोनॉमी है ना, तो उससे आप इजीली मतलब आंसर को जान पाएंगे। ऑप्शन ए पब्लिक डेप्ट, ऑप्शन बी लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑप्शन डी लेवल ऑफ एजुकेशन। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए पब्लिक डेप्ट। तो नाउ 25th क्वेश्चन इज डैश इज़ अ वास्ट एंड फैसिनेटिंग सब्जेक्ट फॉर बिजनेस। इनमें से चार ऑप्शन हैं, कौन सा बहुत बड़ा और फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है किसी भी बिजनेस के लिए इस टाइम पे। तो 25th का ऑप्शन है ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी प्रॉफिट मेकिंग, ऑप्शन सी चेंज एंड ऑप्शन डी पीपल। तो बिजनेस के लिए इस समय फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Now, question number 26. What is the single word that can best describe today's business? कौन सा सिंगल वर्ड है जो कि आज के बिजनेस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी प्रॉफिट मेकिंग, ऑप्शन सी चेंज, ऑप्शन डी पीपल। तो यहाँ पे इसका आंसर है चेंज। देखिए आजकल जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है ये पहले भी अगर देखा जाए तो क्या था, अनप्रिडिक्टेबल था, ठीक है, और एकदम चेंज वाला था, है ना। चेंज बहुत जल्दी आता है, ठीक है, बिजनेस में। तो अगर हम बिजनेस सोचें तो चेंज अपने आप ही दिमाग में आ जाता है। तो चेंज इज़ अ सिंगल वर्ड दैट कैन बेस्ट डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27th इज मैक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शन ए डायरेक्ट इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी सोशल इन्वायरमेंट। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है मैक्रो इन्वायरमेंट को हम इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करता, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू किया करिए, सॉल्व किया करिए। वो आपके लिए मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, या किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट तो पढ़िए ही पढ़िए, बट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, वो शार्पनेस के लिए आप एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व किया करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 इज़ द फर्स्ट एमएनसी केम टू इंडिया इन। पहली एमएनसी जो भारत में आई वो कब आई। तो वो आई, डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, 1921 में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये आपको कमेंट करना है कि कौन सी एमएनसी थी वो, ठीक है। 1921 बहुत पहले आ चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज डैश आइडेंटिफाइज द अर्ली सिग्नल ऑफ द पॉसिबल इन्वायरमेंट चेंजेस। मतलब इनमें चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि मान लीजिए इन्वायरमेंट पे कोई चेंज आने वाला है तो वो पहले ही मतलब उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। तो वो है हमारा स्कैनिंग है, कि मॉनिटरिंग है,
कि फोरकास्टिंग है कि एसेसिंग है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्कैनिंग जो है वो आइडेंटिफाई करता है अर्ली सिग्नल के, जो कि इन्वायरमेंट में चेंजेस आने वाले हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 इज, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इज और आर। ऑप्शन ए टू रेज इनकम फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए इनकम रेज करना। टू रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट, क्या इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन सी टू एनकरेज एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट को एनकरेज करना। ऑप्शन डी टू रेज इनकम एंड रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट, क्या रेज इनकम रेज करना और इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना। तो क्या है इम्पोर्ट ड्यूटी का ऑब्जेक्टिव। तो इम्पोर्ट ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है जिससे इनकम तो रेज ही हो, साथ ही साथ इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। ठीक है, बाहर से जो चीज़ें अपन मंगाते हैं उसको कम करें। अगर हम बाहर से चीज़ें मंगाना थोड़ा कम कर देंगे तो जो हमारा जो इनकम है वो बाहर जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहीं के लोगों को अवसर मिलेगा। तो ये तो थे 30 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आप लोग वीडियो देखते हो बट चैनल को पता नहीं क्यों नहीं सब्सक्राइब करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो।